आज हम कैम्ब्रिज IGCSE का फरवरी मार्च 2023 का पेपर 6-2 अटेम्प्ट कर रहे हैं और ये ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल्स का पेपर है। इसमें सारे क्वेश्चंस हमें आंसर करने होते हैं। 40 मार्क्स का पेपर है और बाकी एक कैलकुलेटर यूज हो सकता है। जो भी वर्किंग है वो हम अप्रोप्रिएट यूनिट्स के साथ हम शो करेंगे और साथ साथ ये कि डायग्राम्स और ग्राफ्स इस पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी ड्राइंग के लिए हम लोग HB पेंसिल वगैरह यूज करेंगे। Okay. Question number 1. A student determines the diameter of a marble by two methods and calculates the density of the material from which the marble is made. Some marbles are shown full size in figure 1.1. तो हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 मार्बल्स यहाँ पे शो हुए हैं और उनको साथ अटैच किया हुआ है और उन 5 मार्बल्स का जो टोटल डायमीटर है D वो यहाँ पर शो हो रहा है। एक और चीज जो विजिबली बिल्कुल क्लियर है वो ये कि ये सारे मार्बल्स है ना सेम डायमीटर के नहीं है। जैसे ये वाला मार्बल थोड़ा लार्जर डायमीटर का है और इसके साथ वाला जो मार्बल रखा है वो स्मॉलर डायमीटर का है। अच्छा, मेथड 1 में उसने क्या किया, ऑन फिगर 1.1 मेजर द लेंथ कैपिटल D एंड राइट इट हियर कि D का क्या आंसर आ रहा है। तो अब हम अपने पास एक रूलर लेंगे और रूलर के साथ ये वाली लेंथ, क्योंकि प्रिंटेड पेपर हमारे सामने होगा तो हमने उसको मेजर करना है और जो लेंथ आ रही होगी वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देनी है। तो ये लेंथ आएगी 7.8 सेंटीमीटर्स। Using your value of capital D, calculate the average diameter D1 of one marble. तो हमने देखा है कि ये जो टोटल लेंथ है 5 मार्बल्स की है और 1 मार्बल के लिए फिर हम ये करेंगे कि इस टोटल लेंथ को 5 से डिवाइड कर देंगे तो उससे ये आंसर देगा 1.6 सेंटीमीटर्स। और ये D1 यानी एवरेज वैल्यू ऑफ 1 मार्बल्स डायमीटर हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। 2 मार्क्स का आंसर। Suggest why it is more accurate when using a ruler to measure capital D for 5 marbles rather than measuring the diameter of a single marble. तो इसकी वजह ये है कि एक रीजन तो हम ये देख सकते हैं कि डायमीटर्स मार्बल्स के डिफरेंट हैं। तो इस वजह से भी 5 मार्बल्स को एक साथ मिला के टोटल डायमीटर फाइंड करना ज्यादा बेहतर है और ज्यादा एक्यूरेट आंसर देगा। सेकेंडली, सिंगल मार्बल को अगर हम मेजर करेंगे तो उसमें अनसर्टेनिटीज के जो इफेक्ट्स होंगे और जो एरर्स होंगी उसके आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो 5 मार्बल्स के अंदर एरर्स के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। तो एक रीजन उसकी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि डायमीटर्स ऑफ मार्बल्स आर डिफरेंट। कुछ मार्बल्स लार्जर डायमीटर के हैं जैसे ये वाला और कुछ मार्बल्स स्मॉलर डायमीटर के हैं जैसे ये वाला है। और सेकेंडली, सिंगल मार्बल के अंदर चूंकि डायमीटर्स डिफरेंट है तो एरर के चांसेस ज्यादा होंगे। हो सकता है जो हम सिंगल वाला मेजर करें वो छोटा वाला हो और वो बाकी सबको उतना अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, या हमने किसी बड़े वाले डायमीटर को मेजर कर दिया और बाकी वाले उससे रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे। अच्छा ये कि हम 5 को मेजर करें और फिर उनका एवरेज डायमीटर ले लें तो उसमें एरर के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। फिगर 1.2 शोज 2 वुडन ब्लॉक्स एंड वन ऑफ द मार्बल्स। तो यहाँ पे अब वही डायमीटर हमने मेजर करना है। 2 वुडन ब्लॉक्स हैं और एक मार्बल हमारे पास है। Describe how the student uses the 2 blocks and the marble to determine a new accurate value for the diameter of a marble. Draw a diagram to show the arrangement. तो हमने diagram भी draw करनी है। Describe clearly how the student ensures that the value of for the diameter of a marble is as accurate as possible. तो diagram में हम यहाँ पर ये show करेंगे कि सबसे पहले तो student wooden blocks के in between उस marble को ना place कर देगा। So this is the first wooden block and it is the second one. और इन दोनों के इन बिटवीन हम यहाँ पर एक जो मार्बल है उसको प्लेस कर देंगे। ठीक है। और अब हम इसकी जो डायमीटर मेजर करेंगे वो बेसिकली इस गैप को मेजर कर लेंगे विच इज बिटवीन द 2 वुडन ब्लॉक्स। ये जो है ना मार्बल के डायमीटर को शो कर देगा। ओके। इसी को अब हमने डिस्क्राइब करना है। साथ साथ ये कि वो मेजरमेंट एक्यूरेट हो वो कैसे इंश्योर करेगा। एक तो ये कि जो गैप है उसको अपर पोर्शन से और लोअर पोर्शन दोनों से मेजर कर लेगा। सेकेंडली हम ये करेंगे कि ये जो मार्बल है ना इसको रोटेट करके दोबारा भी मेजरमेंट चेक करेंगे। अगर ये परफेक्टली स्फेरिकल होगा तो इसके डायमीटर में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो रिपीटेड रीडिंग से फिर ज्यादा बेहतर हो जाएगा, उसकी एवरेज लेना सही हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि मेथड क्या होगा। प्लेस द मार्बल
between the wooden blocks and measure the gap. सेकेंडली, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए हम लिख सकते हैं कि रोटेट द मार्बल टू, so the student should rotate the marble to different axes and take average of the measurements. तो जो भी measurements आ रही हैं उनको average out करेगा तो accuracy improve हो जाएगी. Okay. Next, the student uses the top pan balance as shown in figure 1.3 to measure the mass of 5 marbles. He measures the mass m0 of a beaker without the marble and then measures the mass m5 of the same beaker containing the 5 marbles. Record the values of m0 and m5, m0 and m5 as shown on the top pan in figure 1.3. तो m0 हमारे पास आ रही है, रीडिंग शो हो रही है 30. m5 जो है ना, ये वो वाली रीडिंग है when the beaker contains the marbles. तो वो रीडिंग हमें यहाँ पे 64.3 grams नजर आ रही है. Use these values to calculate the average mass of one marble. Okay, सबसे पहले तो हम mass of the marbles निकाल लेते हैं. तो उसके लिए जो 5 marbles का mass है with container, इसमें से हम subtract करेंगे beaker के mass को और फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से ताकि हम उसको एवरेज आउट कर दें. तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 6.7 ग्राम्स और यही 6.7 grams average mass of one marble बन जाएगा. The student pours water into a measuring cylinder. He records the volume reading V1 of the water level in the measuring cylinder and it is 26. The student places the 5 marbles into the water in the measuring cylinder as shown in figure 1.14. Record the new value of V2 of the water level in the measuring cylinder. अच्छा, अब ये जो measuring cylinder है ना, इसके अंदर यहाँ पर इस तरह से एक meniscus बनता है. तो वॉल्यूम की रीडिंग हमेशा इस लेवल से हम रिकॉर्ड करते हैं. तो 30 से 40 के बिटवीन 10 डिविजन्स हैं और ये 8 डिवीजन पर आ रहा है, तो इट मींस कि इसका वॉल्यूम 38 बन रहा है. तो हम यहाँ पे V2 की वैल्यू रिकॉर्ड कर देंगे 38 सेंटीमीटर्स क्यूब. ओके. Calculate a value for the average volume of one marble using the values from previous part and this equation. So V2 is 38 minus V1 is 26 divided by 5. So 12 divided by 5 is equal to 2.4 centimeters cube. तो V की वैल्यू हम यहाँ पर 2.4 रिकॉर्ड कर देंगे. Calculate a value for the density rho of the material from which the marble is made. Use your value of M from part C1 and V from part C3 and this equation. तो वॉल्यूम का आंसर अभी हमने कैलकुलेट किया था 2.4 आ रहा था और मास का आंसर हमने पहले कैलकुलेट किया था 6.7 आ रहा था. So 6.7 divided by 2.4 से हमें इसकी डेंसिटी मिल जाएगी 2.8 grams per centimeter cube. तो ये आंसर भी हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रिकॉर्ड कर देंगे. ओके. Describe one possible source of inaccuracy in method described in C. Suggest one improvement to reduce its effect. तो चूंकि हम वॉल्यूम मेजर कर रहे थे मेजरिंग सिलेंडर से और उसके अंदर जो है ना जो ये वाली लाइंस हैं ये कहलाती हैं ग्रेजुएशंस ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर या डिविजन्स ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर. अगर ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस में हो तो फिर वॉल्यूम एक्यूरेट फाइंड करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसके अंदर इनएक्यूरेसीज आती हैं. तो एक पॉसिबल सोर्स ऑफ इनएक्यूरेसी ये बन सकता है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रेजुएशंस ऑन मेजरिंग सिलेंडर आर टू लार्ज और कुड बी टू लार्ज, और इसको इम्प्रूव करने के लिए वी कुड यूज स्मॉलर मेजरिंग सिलेंडर. तो उससे ये होगा कि ग्रेजुएशन स्मॉल होंगी तो वो वाली जो एरर इनएक्यूरेसी हो रही थी उसको हम मिनिमाइज कर देंगे. A student investigates the cooling of hot water from different initial temperatures. She uses the apparatus shown in the figure. So we have a beaker, we have a thermometer fitted into a clamp,
और क्लैंप एक बोस के साथ स्टैंड पे कनेक्ट हुआ है एंड इट इज प्लेस्ड ऑन अ बेंच. Okay, the student measures the room temperature and record room temperature theta r shown on the thermometer in figure 2.1. अच्छा जी, अब जो उसको टेम्परेचर यहाँ पे शो हो रहा है 20 से 30 के बिटवीन 10 डिविजन्स हैं और फर्स्ट डिवीजन पे शो हो रहा है. तो इसका मतलब है कि जो रूम टेम्परेचर है एक्सपेरिमेंट करते हुए दैट इज 21.0 डिग्री सेंटीग्रेड. Describe one precaution that a student takes to ensure that this temperature reading is as accurate as possible. तो उसमें जब भी स्केल रीडिंग होगी तो उसमें एक प्रिकॉशन ये होता है कि व्यू स्केल रीडिंग perpendicularly to avoid parallax error. Okay. Experiment A. The student pours a volume of 100 centimeter cube of hot water into the beaker and records the temperature theta A at time 0 seconds. She records the temperature of the water in the beaker every 30 seconds. Her readings for experiment A are shown in table 2.1. Okay, experiment B. The student repeats the process. She waits until the initial temperature theta B of the water is the same value as the temperature theta A at 90 seconds in experiment A. In the first line of table 2.1, record her initial temperature theta B for experiment B. Her readings for the remainder of experiment B are shown in table 2.1. तो जो सबसे पहली रीडिंग होगी वो एक्सपेरिमेंट बी के लिए वो होगी जो कि एक्सपेरिमेंट ए में 90 की रीडिंग थी. तो हम यहाँ पर 90 की जो रीडिंग है 85.0 उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे. ओके. Write a conclusion stating how the temperature at T is equal to 0 seconds affects the rate of cooling of the water. Justify your answer by reference to values from the results. Experiment A में initial temperature है 92 और after 180 seconds it dropped to 80 degree centigrade. So there is a drop of 12 degree centigrade with this initial temperature. अच्छा, experiment B में initial temperature 85 है और final 75 है. So there is a drop of 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन दिस एक्सपेरिमेंट. अगर इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है तो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर ड्रॉप भी हमें ग्रेटर मिल रहा है. और अगर इनिशियल टेम्परेचर कम है तो हम देख रहे हैं कि हमें टेम्परेचर ड्रॉप भी कम मिल रहा है. तो ये हमने वैल्यूज को एनालाइज कर लिया. अब हमें इसका एक कंक्लूजन लिखना है और उसको फिर हमने जस्टिफाई भी करना है बाय द रेफरेंस टू द वैल्यूज फ्रॉम द रिजल्ट्स, जैसे अभी हमने इसको यहाँ पे कंपेयर किया था. ओके. तो कंक्लूजन ये है कि rate of cooling is larger for the larger initial temperature. In experiment A, the temperature drop is 92 minus 80 equal to 12 degrees centigrade for 180 seconds, while in B it is 85 minus 75 equal to 10 degrees centigrade for 180 seconds. So for a similar period of time, the temperature drop in experiment A is larger and in experiment B it is lesser. Okay, calculate the average cooling rate x1 during the second half of experiment A using the readings from table 2.1 and this equation, where T is equal to 90 seconds and theta A 90 and theta A 180 are the temperatures at 90 and 180 in experiment A. Include the unit for the cooling rate. तो 90 पे और 180 पे क्या टेम्परेचर्स हैं वो हम यहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं. 90 पे है 85 और 180 पे है 80. सो 85 माइनस 80 एंड टी की वैल्यू हमें 90 यूज करनी है. सो इट इज 5 डिवाइडेड बाय 90. तो रेट ऑफ कूलिंग हमें यहाँ पे मिल जाएगा 0.056. डिनोमिनेटर में सेकंड्स है और न्यूमरेटर में डिग्री सेंटीग्रेड है. तो यूनिट बन जाएगी डिग्री सेल्सियस पर सेकंड. So rate of cooling is 0.056 degree centigrade per second. Calculate the average cooling rate x2 during the first half of experiment B using the readings from the table. Theta B 0 minus theta B 90
और t की वैल्यू हमें अगेन 90 सेकेंड्स पुट करनी है। तो 0 पे यहाँ पे 85 की वैल्यू है और 90 पे यहाँ पे 79.5 की वैल्यू है। तो 79.5, 5.5 divided by 90. So it is 0.061 degree centigrade per second. So x2 is 0.061 degree centigrade per second. Okay. A student suggests that x1 and x2 should be the same. State whether your results support this suggestion. Justify your statement by reference to your results. अच्छा, अगर हमें दो वैल्यूज स्लाइटली डिफरेंट नजर आ रही हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इनमें कितने परसेंट का चेंज है। अब ये जो दो वैल्यूज हमें मिली है ना, एक है 0.056 और दूसरी है 0.061, इनमें चेंज कितना है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके लिए मैंने न्यूमरेटर में चेंज फाइंड किया बाय सब्ट्रैक्शन। देखें, मैंने जो है ना चेंज फाइंड किया इन द न्यूमरेटर और मैंने ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाय 100 करके मैंने देखा कि इसमें कितने परसेंट का चेंज आ रहा है। So change is 8.9%. Now in experiments, two values are considered to be same if their change is within 10%. ठीक है, इसको हम कहते हैं within the limits of experimental accuracy, they would be considered as same if the change in the two values is within 10%. तो स्टूडेंट की जो स्टेटमेंट थी ना कि x1 and x2 should be same, state whether your results support this suggestion or not. तो हम कहेंगे कि our results support the suggestion. ठीक है, और जस्टिफिकेशन हम क्या देंगे कि the change in the values is 8.9%, which is within the limits of experimental accuracy. अगर ये चेंज 10% से ज्यादा होता तो फिर हम कहते हैं कि दे आर नॉट द सेम, लेकिन सिंस देयर चेंज इज विद इन 10%, तो हो सकता है कि कोई रीडिंग वगैरह रिकॉर्ड करने में कोई एक्यूरेसी की मिस्टेक हुई हो, तो इस वजह से थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है। विद इन 10% इट इज एक्सेप्टेबल। ओके, स्टेट टू वेरिएबल्स व्हिच मस्ट बी कंट्रोल्ड सो दैट द कंपैरिजन ऑफ x1 एंड x2 इज वैलिड। तो पहली चीज ये कि सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी यूज्ड ताकि रेट ऑफ कूलिंग में वॉल्यूम ऑफ वाटर के कम या ज्यादा होने से कोई डिफरेंस ना आए। एंड सेकेंडली, हम सेम रूम टेम्परेचर पे दोनों एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करेंगे, क्योंकि सराउंडिंग के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो रेट ऑफ कूलिंग को अफेक्ट करेगा, फिर रिजल्ट सही नहीं आएंगे। सो सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सेम रूम टेम्परेचर, ये दो कंट्रोल मेन वेरिएबल्स हो सकते हैं। चलिए जी, थर्ड पे चलते हैं। A student investigates the properties of resistance wire. He uses the circuit shown in the figure. तो ये हमारी रेजिस्टेंस वायर है, उसकी डिफरेंट लेंथ्स पे हम क्रोकोडाइल क्लिप से कनेक्शन बनाएंगे। एक फिक्स रेजिस्टर और एमीटर कनेक्टेड है, यहाँ पे एक डीसी पावर सप्लाई है और एक स्विच यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, ऑन फिगर 3.1 ड्रॉ अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ एल ऑफ द रेजिस्टेंस वायर। अच्छा जी, अब हमें जो है ना रेजिस्टेंस वायर एल के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। ये जो वोल्ट मीटर होगा ये रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस हमें वोल्टेज बता देगा, एंड इट इज इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस वायर। जी, द स्टूडेंट connects the crocodile clip to a length of L 20 centimeter of the resistance wire. He measures the values of the potential difference and the current I for the resistance wire. Read and record in the first line of the table the value of V and I shown on the meter. देखिए, अगर हम वोल्ट मीटर को रीड करेंगे तो वैल्यू 1.3 है और एम मीटर में 0.86 है। ठीक है, तो V की वैल्यू हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 1.3 और करंट हमारे पास 0.86 है। The student repeats the process for lengths 40, 60, 80 and 100 of the resistance wire in turn. His results are shown in the table.
For length 20, calculate and record in table 3.1 the resistance capital R of the resistance wire. Use your values of V and I from part B1 in this equation. तो वोल्टेज की जगह हम 1.3 और करंट की जगह 0.86 पुट करेंगे, 1.5 ohms, और ये जो 1.5 है ये हम टेबल में भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे. Plot a graph of resistance in ohms on the y-axis against the length in centimeters on the x-axis. सबसे पहले हम resistance in ohms y-axis पे शो कर देते हैं और length in centimeters on the x-axis. Length हम स्टार्ट करते हैं 0 से, then 20, 40, 60, 80 and 100. ये हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी. अच्छा, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.5 से 8.3 तक है. 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस हैं. तो हम यहाँ पे 2, 4, 6, 8 and 10 ये ग्रेजुएशंस ले सकते हैं. ओके, फर्स्ट पॉइंट 20 पे हमारे पास 1.5 का मार्क होगा. ये वाला हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया. ओके, सेकंड पॉइंट है 40 पे 3.6. इसके बाद 60 पे 4.2. नेक्स्ट 80 पे 6.6. और लास्ट हमारे पास है 100 पे 8.3. ये 100 पे 8.3 हो गया. तो सारे पॉइंट्स मार्क करने के बाद ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट, कि मैक्सिमम पॉइंट्स लाइन पे आ जाए और जो लाइन पे ना हो वो लाइन के अराउंड यूनिफॉर्मली डिवाइडेड हो, अबव एंड बिलो. ठीक है, जैसे यहाँ पे ना ये वाली एक लाइन बन रही है जिसमें ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स लाइन पर आ रहे हैं. वन इज अबव द लाइन अ लिटिल, वन इज अ लिटिल बिलो द लाइन. ओके, इसके 4 मार्क्स हैं. एक्सेस लेबल करने, प्रॉपरली स्केलिंग करनी है एक्सेस पर, पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और लास्टली लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करनी है. Determine the gradient capital G of the graph. Show clearly on the graph how you obtain the necessary information. Okay, तो हम ग्राफ में एक पॉइंट ये यूज कर लेते हैं जो कि लाइन के ऊपर लाया कर रहा है, एंड इट इज 20, 1.5. और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में से ये वाला यूज कर लेते हैं. ये भी ग्राफ पे लाया कर रहा है, एंड इट इज 100, 8.3. और इसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो है ना एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे. ट्राइंगल मेथड से हम ये कैलकुलेट करेंगे. तो ये जो है ना हमारा ग्रेडियंट कैपिटल जी यहाँ से हमें मिल जाएगा. okay. तो फर्स्ट पॉइंट हमने यूज किया 20, 1.5. सेकंड पॉइंट हमने यूज किया 100, 8.3. so capital G will be equal to 8.3 minus 1.5, 100 minus 20. so answer is 0.085. okay. तो G की वैल्यू हम लिखेंगे 0.085 और यूनिट इसकी बनेगी, y एक्सिस पे ओम्स था, x एक्सिस पे सेंटीमीटर था. सो इट इज ओम्स पर सेंटीमीटर, द ग्रेडियंट फ्रॉम दिस ग्राफ. Okay, the gradient G is numerically equal to the resistance per unit length R naught of the resistance wire. Write down a value of R naught for this experiment. तो वो हमारे पास 0.085 आई है, क्योंकि जो भी G की वैल्यू है वही R naught की वैल्यू है. Suggest one practical reason why students carrying out this experiment may not obtain same readings as in table 3.1. Assume that the procedure has been done carefully. एक बात उन्होंने ये हमें बता दी है कि प्रोसीजर को ना केयरफुली किया गया. जब ये वाला सेंटेंस आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि कोई ह्यूमन एरर इन्वॉल्व नहीं है, कोई पैरेलैक्स एरर, कोई और इस तरह की एरर इन्वॉल्व नहीं. बाकी अब जो रीजंस बचती हैं वो उसकी बचती हैं. हम किस चीज को एनालाइज कर रहे हैं? रेजिस्टेंस वायर को एनालाइज कर रहे हैं. तो उससे रिलेटेड कोई रीजन हम बता सकते हैं.
या हम ये कर रहे हैं कि क्रोकोडाइल क्लिप को यूज कर रहे हैं ना, तो क्रोकोडाइल क्लिप को बिल्कुल सही जगह पे पोजीशन करना ये भी एक बहुत मुश्किल काम है। तो बस ये दो रीजन यहाँ लिख सकते हैं, जिसमें ये वाली रीजन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि रेजिस्टेंस वायर का यूनिफॉर्म ना होना ये भी अगेन एक्सपेरिमेंटर के हाथ में नहीं है। क्रोकोडाइल क्लिप को सही से क्लिप करना ये भी अगेन उसकी साइड पे था ना, तो वहां पे भी उसने पॉसिबली जितना वो केयरफुल हो सकता था वो हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, a student investigate the motion of a ball through the air. Plan an experiment which will enable him to investigate how the range of the ball depends on the angle at which it is launched. The range of is the horizontal distance that the ball travels after leaving the end of the channel shown in figure 4.1 and before hitting the ground. The apparatus available includes a flexible channel. ये flexible channel है, और इसमें जो है ना, यहाँ से हम बॉल को जो है ना वो मूव करेंगे, बॉल डाउनवर्ड आएगा, और फिर यहाँ पे जो एंड ऑफ द चैनल है उस पर हम एक एंगल सेट करेंगे, और उस एंगल के अकॉर्डिंगली हमने देखना होगा कि जब बॉल यहाँ से यूँ जाता है और फिर जाके आगे हिट करता है ग्राउंड को, तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर किया है, और वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इस चैनल का जो ये वाला एंड है इसके एंगल को चेंज करने से किस तरह उस पर इफेक्ट आ रहा है। So a flexible channel as shown in figure 4.1 which can be bent at different angles. A selection of balls each of different diameters and mass. तो balls भी अलग-अलग हैं. In your plan you should list any additional apparatus needed जो इस experiment में हमें चाहिए होगा. Explain briefly how to do the experiment. You may add to the figure if it helps your explanation. State the key variables to keep constant. Draw a table with column headings to show how to display the readings. You are not required to enter any readings in the table. Just blank table बनाना है हमें. Explain how to use the results to reach a conclusion. Finally हमें ये बताना है कि हम conclude किस तरह से करेंगे. Okay. तो इस experiment के लिए सबसे पहले ये कि हमने दो चीजें मेजर करनी है, एक तो डिस्टेंस मेजर करना है और दूसरा एंगल मेजर करना है, और उन दोनों को मेजर करने के लिए हमें जो एपरेटस चाहिए होगा उसमें दो चीजें हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एपरेटस लिख देता हूँ। डिस्टेंस के लिए हमें चाहिए होगा मीटर रूल, और एंगल के लिए हमें चाहिए होगा प्रोट्रैक्टर। ये दो चीजें हम मेजर करेंगे। सेकेंडली हम मेथड लिखेंगे अब इसके बाद कि हम एक्सपेरिमेंट कैसे कैरी आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम सेट एन इनिशियल लॉन्च एंगल for the ball and roll it down from the upper end of the channel. When the ball hits the ground, its range will be measured. ठीक है, ये हमारा बेसिक एक्सपेरिमेंट होगा। ओके, अच्छा, इसके बाद हम इसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। रिपीट द प्रोसीजर फॉर डिफरेंट एंगल्स। हम देखेंगे कि एंगल इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से रेंज पे क्या फर्क आ रहा है। हर मर्तबा हम उसी तरह रेंज को नोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमें बताना है कि हम कौन से वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखेंगे अगर हम एंगल और रेंज को इस तरह स्टडी कर रहे हैं। सो की वेरिएबल्स टू बी केप्ट कांस्टेंट, नंबर 1 डायमीटर ऑफ द बॉल, ये सेम रहना चाहिए हर मर्तबा। नंबर 2 मास ऑफ द बॉल, ये हर मर्तबा सेम रहना चाहिए। और नंबर 3 हाइट ऑफ द अपर एंड ऑफ द चैनल, ये हर मर्तबा सेम रहनी चाहिए। बाकी ये कि हम एंगल को चेंज करके रेंज में आने वाले डिफरेंस को नोट करेंगे। नंबर 4, अब हम टेबल कौन सा यूज करेंगे। तो टेबल में हम एक चीज वो है जो कि
खुद सेट कर रहे हैं, और सेकेंडली फिर उसके बाद उसका एक आंसर आ रहा है या उसके रिजल्ट में जो चीज़ आ रही है वो होगी। तो 2 चीज़ें हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। एक तो ये कि हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ लेंगे, और एंगल थीटा इन डिग्रीज़ हम नोट करेंगे, और सेकेंडली हम यहाँ रेंज नोट करेंगे इन सेंटीमीटर्स, और 5 वैल्यूज़ हम लेंगे। कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करेंगे? कंपेयर द वैल्यूज़ फ्रॉम द टेबल, हाउ द रेंज is changing with the change in angle.